नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर अविनाश सर। मैं आपके लिए न्यू एनसीईआरटी सीरीज लेकर के आता हूं, जहां पे आप कक्षा छठी से लेकर के कक्षा 12वीं तक के जो एनसीईआरटीज हैं, एनसीईआरटीज के चैप्टर्स हैं, उन्हें हम यहाँ पे बात करते हैं। उनके लेक्चर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म आर्टिकल 21A में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया चैप्टर। ओके, सो माई सेल्फ अविनाश, और मैं हर रोज आपके लिए एनसीईआरटीज के लेक्चर्स लेके आता हूँ। एनसीईआरटीज तो आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए और एकेडमिक्स के लिए। अगर आप कक्षा छठी में पढ़ते हैं या सातवीं में पढ़ते हैं, आठवीं में, नौवीं में, 10वीं, 11वीं, 12वीं, किसी भी कक्षा में हो, तो आपको जरूरी है कि एनसीईआरटीज पढ़े, है ना। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। उसी तरह अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी, आरएएस, जेपीपीएससी, एमपीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी ये काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं, जो वनडे एग्जामिनेशन जितने भी हैं उनका आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ भी एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपके लिए न्यू एनसीईआरटी सीरीज लाया है। ठीक है, तो हम हर एक छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे न्यू एनसीईआरटी के। ठीक है, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं। आपका हम क्या करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। न्यू एनसीईआरटी किस किस क्लास का? तो 6th टू 12th। ठीक है, सोशल साइंस, ठीक है, साइंस भी देखेंगे आगे, हम साइंस भी देखेंगे। क्लास 8 से 12th तक का साइंस भी देखेंगे। ओके, तो इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे? कोई भी एक चैप्टर लेंगे, उसके बारे में आपको हर एक चीज बताते चलेंगे, है ना। कहाँ से एग्जाम एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ मेनली इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग, भी हम करने वाले हैं। एनसीईआरटी में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उस प्रश्न का आपको क्या करना है, आंसर लिख के मुझे भेजना है या फिर रखना है। मैं बता दूंगा कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ठीक है, और ये काफी मददगार साबित हो सकता है तब जब आप किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो जहां पे आंसर राइटिंग का रिक्वायरमेंट है ना। तो कई लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी लिया, पॉइंट्स वगैरह नोट करके पढ़ा दिए, 4-5 चैप्टर एक दिन में कर देते हैं। ऐसा नहीं करेंगे हम एक एक चैप्टर काफ़ी डीपली, काफ़ी अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। पढ़ने का मतलब तभी है जब आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से समझते हो, है ना। चलो तो शुरू करेंगे आज का ये लेक्चर। तो एनसीईआरटी जब आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पे एक पेज दिखेगा और मूल अधिकार करके दिखेगा, है ना। मूल अधिकार, मूल अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट क्या है भाई? क्यों यहाँ पे इतना महत्व क्यों है कि एनसीईआरटी के पहले दूसरे पृष्ठ पे ये मूल अधिकार दिया हुआ है ना। फंडामेंटल राइट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यूएनएचआरसी के जो यूनिवर्सल राइट्स हैं उसके अंदर हमें कई सारे राइट्स दिए गए हैं, कई सारे अधिकार दिए गए हैं। ऐसे अधिकार है जो हमसे कोई ले ही नहीं सकता है, स्टेट नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं ले सकता है। ऐसे राइट है वो, मिनिमम राइट्स है जो हमारे पास होने ही चाहिए। जैसे कि अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी, या फिर संघ बनाने की आजादी, यूनियन यूनाइट होने की आजादी, या फिर जीवन जीने की आजादी। ये सब फंडामेंटल्स है, ये हमारे राइट्स हैं। ये राइट्स हमसे कोई छीन नहीं सकता है कभी। ठीक है, ना ही स्टेट छीन सकता है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे कुछ राइट्स आपके ले लिए जाते हैं, जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजन के टाइम में, जब आपातकाल लगती है उस टाइम प्रेसिडेंट जो है वो कुछ राइट्स हमारे ले लेते हैं, है ना। इन अदर केसेस ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो
तो हम देखते हैं ये मूल अधिकार के बारे में अगर पहले पेज में दिया है तो इसका कोई मतलब बनता होगा। अगर एनसीईआरटी में कुछ भी दिया है तो उसका जरूर कोई ना कोई मतलब बनता है। मूल अधिकार, समता का अधिकार, सबसे पहला क्या है? समता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक हमारा ये समता का अधिकार है। राइट टू इक्वलिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो क्या है राइट टू इक्वलिटी भाई? विधि के समक्ष सब बराबर है, सब समान है, इतना ही समझो। विधि के, कानून के सामने सब बराबर है। ठीक है, ये है आर्टिकल 14 आपका। आर्टिकल 15 में चर्चा की गई है धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पे आपके साथ कोई भी मतभेद नहीं कर सकता है ना। चलो नेक्स्ट है लोक नियोजन के विषय में। लोक नियोजन के विषय में अगर पब्लिक सर्विसेज है तो उसमें आपको किसी भी बेसिस पे, ऊपर वाले बेसिस पे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है आपको लोक नियोजन में कभी भी उससे वंचित नहीं रखा जाएगा, है ना। तो ये है इंपॉर्टेंट समता का अधिकार में। उसके बाद आर्टिकल 17 है हमारा। आर्टिकल 17 है हमारा अस्पृश्यता के बारे में। वही उपाधियों का अंत है आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 18 बात करता है उपाधियों के अंत के बारे में। ठीक है, इसी प्रकार आगे है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से लेकर के स्टार्ट है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? 19 का 1 क्लॉज ए कहता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी है यहाँ पे। मतलब क्या? बोलने की आवाजी, बोलने की आजादी है, कुछ भी व्यक्त करने की आजादी है ना। यही है अभिव्यक्ति की आजादी। नेक्स्ट है सम्मेलन। अगर बोल सकते हो तो कुछ लोग जमा भी हो सकते हैं, हम सम्मेलन भी कर सकते हैं, है ना। 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी बात करता है सम्मेलन की आजादी के बारे में। वहीं नेक्स्ट है संघ बनाने की आजादी, संचरण, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इसकी आजादी है। निवास, कहीं भी भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने की आजादी भी यहाँ पे आपको दी गई है। साथ ही साथ वृत्ति की आजादी। वृत्ति मतलब क्या? आपको आजादी है कि देश के किसी भी हिस्से में जा करके आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, काम कर सकते हो, अपना जीवन चला सकते हो, जीवन निर्वाह कर सकते हो, है ना। ये राइट्स जो है 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी, 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी, 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी, 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई, 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ, 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी, इन सब में दिए गए हैं। लेकिन एक यहाँ पे जो है वो हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार, है ना। राइट टू प्रॉपर्टी को यहां से हटा करके 300A में डाल दिया गया है ना। चलो, तो नेक्स्ट था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में हमने देखा कि अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति का स्वतंत्रता हमारे पास है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी ने कोई अपराध किया, अब अपराध किया तो कानून बनाने वाला विधायिका चाहेगा क्या कि हम इसको ज्यादा सजा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जो भी पहले वाले कानून है उसी के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलना चाहिए, मिलेगा, ना कि नया कानून बना करके। ठीक है, हाँ, क्रिमिनल राइट्स में ऐसे होते हैं, सिविल राइट्स में ऐसे नहीं होते हैं, वो आगे देखेंगे हम। ठीक है, चलो, तो कोई भी अपराध आपने किया, अगर जुडिशरी चाहे कि आपको हम ऐसा सजा दे दें किसी गुनाह के लिए, और एक ही बार किसी को सजा दिया जा सकता है, दूसरी बार जुडिशरी चाहेगा तो नहीं देगा, एक गुनाह के लिए। ठीक है, चलो, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है हमें सबको, इनफैक्ट जो भी भारत के निवासी हैं उन सबको। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कहां पे? 21, आर्टिकल 21। उसके बाद 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है आपका आर्टिकल 21 क्लॉज ए में। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A क्या है, जो मेरे चैनल का भी नाम है, मैंने क्या सोच के रखा है? फ्री एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट हु इज ऑफ द एज ऑफ 6 to 14, 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। ओके, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण भी है ना। ऐसे रूल्स हैं कि आपको कितने दिनों तक पुलिस अपने यहाँ रख सकती है गिरफ्तार करने के बाद, है ना। यही सब बातें यहाँ पे दी गई है। आर्टिकल 22 है ये। शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23, 24 में।
अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25, 26, 27, 28 में। उसके बाद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार देती है आपको। वहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में। ओके, चलो, तो डिटेल में आप पढ़ेंगे इसके बारे में। इंपॉर्टेंट क्या है कि हर एक चीज हमें अभी देखना नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि एनसीईआरटी में दिया क्यों है। अगर दिया है तो किसी ना किसी एग्जाम में इसे पूछा ही जाएगा, है ना। और मूल अधिकार तो यूनिवर्सल है भाई, इससे किसी भी एग्जामिनेशन में प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है भारत का संविधान। ये भाग 4 क, नागरिकों के मूल कर्तव्य। आपको कुछ सरकार ने अधिकार दिया है तो आपके कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं संविधान में, आपके कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। अनुच्छेद 51 का क इसके बारे में बात करता है, मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह ए या क संविधान का पालन करे। ठीक है, संविधान का पालन किसी भी हाल में करना है और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ओके, पहला ये हो गया। 11 राइट्स इसमें दिए गए हैं, क ख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो 11 राइट्स, सॉरी ये राइट्स नहीं है, ये कर्तव्य है, ये आपको करना है, करना चाहिए, है ना। चलो, मूल कर्तव्य जो है, कुछ राइट्स जो दिए गए थे वो 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए 19 टू 22 तक दिए गए थे, वो राइट्स जो है आपको मिले हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है, वो कर्तव्य यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, संविधान का पालन करना है, राष्ट्रध्वज का आदर करना है, ये सब चीजें दी गई है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है। ठीक है, तो कौन कौन लोग थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया, है ना। तो महात्मा गांधी हो गए, या जवाहरलाल नेहरू हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, वीर सावरकर हो गए, है ना। तो इन सब लोगों को चाहे आप किसी भी खेमे में हो, विश्वास रखते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको अपने हृदय में संजोए रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है, भारत की संप्रभुता मतलब सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी क्या होता है, संप्रभुता क्या होता है भाई। हमारा एक गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट जो है डिसीजन लेती है। एक परिवार है, एक परिवार का जो मुखिया है, जो हेड है, वो कोई डिसीजन लेता है या ले रहे हैं, तो बाहर वाला कोई इफेक्ट कर रहा है क्या। भारत की सरकार कोई डिसीजन लिया, अब दूसरा सरकार बोलेगा कि नहीं तुम ये डिसीजन नहीं, ये डिसीजन लो, तो गलत है। अगर हम अपना डिसीजन खुद से ले पा रहे हैं तो हम सॉवरिन है। ओके, चलो, इसी तरह है एकता और अखंडता। आपको पता है एक होकर के रहना है। हमारे यहाँ बहुत सारे कल्चर्स है, बहुत सारे खान पान है, पहनावा अलग अलग है लोगों को, लेकिन एकता है ना। यही चीज यहाँ पे कही गई है। अगर कुछ लोग ऐसा चाहते हैं या करना चाहते हैं, करते हैं, वो गलत है। उनका कर्तव्य है कि हमें एक होकर के रहना है। ठीक है, और अखंडता, टूटने नहीं देना है, खंडित नहीं होने देना, है ना। चलो, नेक्स्ट है देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए आए, है ना। राष्ट्र की सेवा करना है अगर बुलाया जाए तो कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। मतलब किसी तरह का भेदभाव रहना ही नहीं चाहिए हम लोगों में, है ना। चाहे आप किसी भी जगह से हो, कहीं से भी हो, किसी कोई भी भाषा बोलते हो, अलग अलग भाषा बोलते हो, या फिर किसी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, भाषा, या कहीं भी किसी भी क्षेत्र से आते हो, हमें कभी भी क्या करना है, समान भ्रातृत्व, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, है ना। इसके बारे में सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षा करे, है ना। सामाजिक संस्कृति का क्या है, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर्स हैं, लेकिन फिर भी लोग एक हैं। हर एक कल्चर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। हमें ऐसा सोचना है।
यही कहा गया है। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे। ठीक है, तो जितने भी प्राकृतिक या पर्यावरण इन प्राकृतिक पर्यावरण की के अंतर्गत जो वन है, झील है, नदी है, वन्य जीव है, इन सब की क्या करना है, रक्षा करना है हमें। ओके, और हर एक प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। ओके, नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसा होता है? कोई भी किसी ने कुछ कहा आपको, आ? या कोई बात बताया, कोई नॉलेज दिया, तो आपको सोचना है, समझना है क्या ये साइंटिफिकली सही है या गलत है। क्या मैं ये करूंगा या करूंगी तो सही होगा या गलत होगा, है ना। सिर्फ सही गलत ही नहीं, और भी चीजें सोचनी है। इससे अच्छा क्या हो सकता है ना, इससे बेस्ट करना चाहे तो क्या हो सकता है, तो ये सब चीजें भी हो सकती है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए आपको। कोई बोल दिया, कर रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा, ऐसा नहीं। साइंटिफिकल ये साइंटिफिक अप्रोच लेना है आपको कहीं भी। और मानववाद, आप किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, लेकिन ह्यूमन के बारे में, ह्यूमनिटी के बारे में हमेशा सोचना है। यही बात यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, हिंसा नहीं करनी है। और सार्वजनिक संपत्ति जो है, रेलवेज हो गया, है ना, या फिर स्कूल्स हो गए आपके, इन सबको सुरक्षित रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है। व्यक्तिगत अपने क्षेत्र, इंडिविजुअली आप, और जो सामूहिक गतिविधि है उन सब में भी हमको चाहना क्या है, ये हमेशा माइंड में रखना है कि हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े और अपने विकास को वो इतने इतने ऊपर तक ले जाएं कि हमारे देश का विकास भी उतने ऊपर तक जाए साथ ही साथ, है ना। ऐसा सोचना है। नेक्स्ट है यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजना है, शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले पेज पे देखते हैं क्या है। अगले पृष्ठ पे क्या है, परिचय है कि हमें सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए। सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए भाई? सामाजिक विज्ञान में क्या क्या है? सामाजिक विज्ञान में कई सारे पार्ट्स हैं। जैसे आप इसमें भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, या इसमें आप इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराओं के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ शासन और लोकतंत्र, पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। वहीं हमारे आसपास का आर्थिक जीवन कैसा है, हमारे आसपास में आर्थिक जीवन कैसा है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अभी जो हम क्लास 6 का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, तो क्लास 6 की विषय सूची को एक बार देख लेते हैं। क्या 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 है? परिचय था, हमने देखा। विषय क्या है? भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी, भूगोल से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, मतलब मैपिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मानचित्र के बारे में पढ़ना है हमें, कैसे कहीं का मानचित्र हम बना सकते हैं, है ना। किसी स्थान को लोकेट करना है, कैसे करेंगे हम? निर्देशांक की आवश्यकता होती है, अक्षांश अक्षांश देशांतर की आवश्यकता होती है। इन चीजों के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति हो गया। उसके बाद महासागर एवं महाद्वीप के बारे में, कितने महासागर है, महासागर किसे कहते हैं, महाद्वीप क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ स्थल रूप एवं जीवन, स्थल रूप और जीवन। स्थल रूप मतलब आप देखोगे अपने आसपास में कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदी है, आ? कहीं पे झरना है, कहीं पे बहुत ऊंचा पहाड़ है, कहीं पे कम ऊंचा पहाड़ है, कहीं पे क्या है, बर्फीला है, जगह है। तो हर जगह अलग अलग तरह का स्थल रूप हो जाता है ना। तो इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, सॉरी, नेक्स्ट है कि अतीत के चित्रपट, इतिहास के बारे में बोल रहा है। इतिहास की समय रेखा, टाइमलाइन के बारे में पढ़ना है। इतिहास की समय रेखा, टाइमलाइन। उसके बाद भारत अर्थात इंडिया, ये नाम किसने दिया,
कैसे पढ़ा, ओके, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और क्या चौहद्दी वगैरह क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ भारतीय सभ्यता का प्रारंभ के बारे में देखना है। विषय गौ में हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं, इसमें हम भारत की संस्कृति की सांस्कृतिक जड़ों को देखेंगे। साथ ही साथ विविधता में एकता या एक में अनेक, अभी मैंने जैसे बोला था कि हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग क्षेत्र है ना, कई स्टेट्स है, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं एक एकता का भाव है अपने देश के प्रति, ओके, एकता का भाव है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है शासन और लोकतंत्र। शासन और लोकतंत्र, इसमें हम परिवार और समुदाय के बारे में पढ़ेंगे, शासन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे, वहीं नगरीय क्षेत्रों के स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार का मतलब क्या है? हाँ, मुखिया मुखिया लोग होते हैं ना, प्रधान होते हैं, तो जैसे सरपंच हो गया, उसके नीचे वार्ड वार्ड सदस्य के लोग होते हैं, ग्राम सभा होती है ना, इन सब के बारे में पढ़ना है। इसी तरह नगर में भी हमें पढ़ना है स्थानीय सरकार के बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। इकोनॉमिक्स की बात करने के लिए कह रहा है यहाँ पे, कार्य का महत्व क्या होता है, हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां कैसी होती है, इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का तो स्टार्ट किया ही है, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का क्लासेस भी ये स्टार्ट किया है, जो काफी अच्छे लेवल का होगा, है ना। अभी लेक्चर्स अपलोड नहीं हुए हैं, लेकिन आप चेक करना एक बार, लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे इसके कुछ दिनों में। और जब स्टार्ट होगा तो हम काफी बृहत रूप से अच्छी तरह से हर एक चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा, बस यही तो है, समझ में आना चाहिए। और हाँ, आप लाखों रुपए कहीं पे दोगे और यहाँ पे मेरे प्लेटफॉर्म पे फ्री में आप देखोगे, उससे अच्छा होगा ये, ओके। चलो ठीक है। नेक्स्ट एक और पेज है जहां पे ये लिखा हुआ है, ये अर्थ का फोटो दे करके इस तरह से, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। संपूर्ण संपूर्ण विश्व एक परिवार है, ठीक है। ये वासुधैव कुटुंबकम के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको इसके बारे में पता करना है वासुधैव कुटुंबकम किस उपनिषद से लिया गया है या कहां से लिया गया है, ठीक है। कहां, ये लाइन जो है कहां लिखा हुआ है, ये आपको जानना जरूरी है, ओके। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अध्याय 1, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति के बारे में हमें पढ़ना है, अभी पढ़ेंगे। यहाँ पे एक आर्यभट्ट का लाइन लिखा हुआ है, अंतरिक्ष में स्थित है। पृथ्वी कहाँ स्थित है? अंतरिक्ष में स्थित है, ज्योति, अग्नि और वायु से बनी हुई है, ठीक है। यह गोलाकार है, कैसा है? गोलाकार है। काफी टाइम पहले आर्यभट्ट ने लिखा है इसके बारे में। सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। पृथ्वी पर स्थलीय और जलीय प्राणी वगैरह रहते हैं, है ना। चलो तो अगले पृष्ठ पे चलेंगे। अध्याय 1 हमारा स्टार्ट हो रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है भाई? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम स्थानों की स्थिति देखने वाले हैं, ओके। तो मतलब क्या, मानचित्र देखने वाले हैं ना। मानचित्र क्या है इसके बारे में देखेंगे। निर्देशांक क्या होता है, देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित है ना। देशांतर के रिस्पेक्ट में हम टाइम को मेजर करते हैं। जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम जो अपना है, उसी के बेसिस पे हमारा आईएसटी बना हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम बना हुआ है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो एक मैप दिया हुआ है, आपको समझना है। यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन है, ये चिकित्सालय है, ये नगर पंचायत है, ये आवासीय भवन है, यहाँ गार्डन है, ये बैंक है, ये संग्रहालय है, बाजार है, विद्यालय है, झील तालाब बोल सकते हैं ना, तो झील है। और यहाँ पे थोड़ा दाईं तरफ देखेंगे, ऊपर में, दाईं तरफ ऊपर में देखेंगे तो क्या है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया और पश्चिम, ठीक है। देखो, पूर्व,
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो पेपर पे हम ऐसे ही देखते हैं, ऊपर की तरफ जो होता है वो उत्तर होता है, पीछे की तरफ जो होता है दक्षिण होता है, और दाहिने साइड, दाहिने तरफ पूर्व होता है, और बाएं साइड क्या होता है, पश्चिम होता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है कभी भी। ऐसा नहीं कि हम हाथ ऐसे करते हैं, सन की तरफ नाक रखते हैं और कहते हैं ये पूर्व है, नहीं, वो यहाँ पे नहीं चलता है, वो डायरेक्शन का सिस्टम यहाँ पेपर पे अलग है, ये आपको याद रखना है कभी भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, जो ये दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है। ठीक है, स्थान को स्थिति दर्शाने के लिए हमें निर्देशांक चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, निर्देशांक। ठीक है, ये माना कि आपका रोड है, एक रोड है ये, सॉरी ये एक रोड है, यहां से एक गेट बना हुआ है, एक गेट बना हुआ है। ठीक है, इस गेट के अंदर कई सारी दुकानों की पंक्तियां हैं, ये रोड, इस तरफ दुकान है, तरफ एक और रोड है, यहाँ पे दुकानें हैं, एक और रोड है, यहाँ पे दुकानें हैं, यहाँ पे दुकानें हैं। ठीक है, तो ये जब आप यहां से इस गेट से एंटर करोगे तो इस तरफ दुकानें हैं ना, बाईं तरफ पहला रोड, दूसरा, तीसरा, है ना, तीसरी पंक्ति में दूसरी दुकान ये हो जाएगी। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको लग रहा है, एक तो ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता, इस तरफ लोकेट करने के लिए हम बोलते हैं इस रास्ते में, बाएं तरफ के रास्ते में जाना है, फिर दुकान वाले पंक्ति में जाना है, पहला, दूसरा, तीसरा पंक्ति है। हाँ, तो कुछ ना कुछ हमें क्लू चाहिए, है ना, यही क्लू जो होता है निर्देशांक होता है। निर्देशांक क्या होता है, इसी को हम निर्देशांक बोल देते हैं। ओके, देखते हैं, आइए पता लगाएं, इसको देख लो, चिकित्सालय को अंकित कीजिए। चिकित्सालय हमने देखा है कहाँ है, आपको भी अंकित कर लेना है। नीले रंग से दिखाई दे रहा है वो क्या है, झील है। विद्यालय, नगर पंचायत या सार्वजनिक उद्यान में से रेलवे स्टेशन से कौन सा स्थान सबसे अधिक दूरी पर है? तो विद्यालय, नगर पंचायत या सार्वजनिक उद्यान। सार्वजनिक उद्यान हमने देखा था सबसे दूर है ना, आप एक बार देखो यहाँ पे सार्वजनिक उद्यान है ना, रेलवे स्टेशन से चिकित्सालय यहीं पे है ना, या फिर और क्या बोला था, विद्यालय यहीं पे है, लेकिन आपका सार्वजनिक उद्यान कहाँ है, यहाँ पे है ना। चलो इस तरह से देखना है। नेक्स्ट एक और लाइन है कि कक्षा के एक क्रियाकलाप के रूप में 3 या 4 विद्यार्थियों के अलग अलग समूह बनाइए और कुछ मार्गों और पड़ोस के भवनों का मानचित्र बनाने के लिए कहिए। ठीक है, ये आपका घर हो गया, ये आपका घर हो गया। चलो ये आपका घर है, यहाँ से ये रोड निकल गया, रोड से एक और रोड निकलता है इधर, यहाँ पे हमारा स्कूल है, और थोड़ा और आगे जाएंगे इस तरफ तो इधर एक नदी बहती है ना, ये नदी इस तरह से इस तरफ से आती है। तो ऐसा एक मानचित्र बना लेना है आपको, और इस नदी, एक और रोड यहाँ पे निकाल दो, यहाँ पे उसका घर है। ओके, ऐसा है। चलो, तो एक मैप ऐसे ही बना लेना है आपको। यहाँ पे गार्डन है या खेल का मैदान इस तरफ ले लो तुम, ठीक है, ऐसे एक मैप बना देना। यही बात यहाँ पे करने के लिए कहा गया है, 3-4 लोग मिलके अलग अलग बनाओ। नेक्स्ट है मानचित्र और उसके घटक। ओके, तो कौन कौन से घटक होते हैं मतलब मानचित्र का निर्देशांक यही तो है, उसमें घटक क्या हो सकता है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं। मानचित्र अगर बनाना है तो क्या क्या चाहिए, है ना, सब्जी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, मसाला चाहिए, सब्जी चाहिए ऑफ कोर्स, है ना। तो मानचित्र बनाने के लिए भी कुछ चीजें हमें चाहिए होती है, उसके बारे में देखेंगे। मानचित्र क्या होता है, हाँ, यहाँ पे हम लघु क्षेत्र से लेकर के मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है ना। मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है, या लघु क्षेत्र से लेकर के, एक गांव से लेकर के एक शहर को और एक बड़े देश को या विश्व को भी हम मानचित्र पे दिखा सकते हैं, है ना। चलो
अगले पृष्ठ पे चलेंगे। एटलस, एटलस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। एटलस क्या होता है? एक मानचित्र का बुक है, कई सारे मानचित्र यहाँ पे एक बुक में रखे गए हैं, संग्रह है उसका, पुस्तक या संग्रह है, इसी को एटलस कहते हैं, मानचित्रावली। ओके, मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह एटलस कहलाती है, आप डेफिनेशन बना सकते हो। ओके, और मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ प्रकार यहाँ पे दिया गया है। पहला है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में क्या होता है? फिजिकल चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, जैसे पर्वतों का, महासागरों का या नदियों को यहाँ पे दर्शाया गया है, जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मानचित्र। यहाँ पे क्या है? सीमा रेखा। ओके, सीमा रेखा यहाँ पे दर्शाई जाती है देशों या राज्यों की, देश, राज्य या नगर के जो सीमा होते हैं, सॉरी रेखा जो होते हैं, उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, थीमेटिक मानचित्र होती है, कोई स्पेशल चीज के बारे में सूचना देना है, तो कोई स्पेशल के मतलब क्या है? विशिष्ट प्रकार की सूचना का मतलब क्या है? यहाँ पे खेती कैसी होती है ना, एक ऐसा इंडिया का मैप बना दिया है ना, मैप बना दिया और बोला कि ये वाला एरिया में खेती कैसी है, क्या सिंचाई के लिए संसाधन है कि नहीं है, ये वाला एरिया में खेती कैसी है, ये वाली एरिया में खेती कैसी है, इस तरह से बता दिया आपको। तो ये थीमेटिक मानचित्र हो गया, थीमेटिक मानचित्र हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? किसी भी मानचित्र के तीन मुख्य घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? तीन। पहला क्या है? दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। अब मैंने एक मानचित्र बनाया, तो ये इतना छोटा सा लाइन कितना का होगा? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का, 2.5 सेंटीमीटर का है, लेकिन इससे हमने 1500 किलोमीटर के एरिया को बता दिया। मतलब दूरी, दूरी का स्केलिंग करना पड़ेगा, रूलर चाहिए होगा यहाँ पे, है कि नहीं?